ये अपनी जो पुस्तक है भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता, उसमें ये डेफिनिशनल चीज़ें हैं और कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं, तो एट लीस्ट ये एक बैकग्राउंड हो। जो हमारा सिलेक्शन है, वो 20वें वॉल्यूम में से है। ये उसके अलावा के कोटेशन हैं, क्योंकि कला के ऊपर हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ ये कवर हो जाए हमारी। और कला से ज़्यादा हमको इंटरेस्ट ये है कि हम रियलिटी के या कोई भी चीज़ है, उसके संपर्क में कैसे चीज़ों के सत्य को हम कैसे उसके नज़दीक आते हैं, क्या बात है? ये सारी चीज़ें। तो कला से ज़्यादा हमारा किसी भी चीज़ के अंदर कला है या कोई भी चीज़ साहित्य भी हम लेंगे तो उसके अंदर भी भई साहित्य तो एक एक्सप्रेसिव चीज़ है। हमारा आग्रह जिस चीज़ को वो एक्सप्रेस कर रहा है उससे है। तो सारी चीज़ को हम माध्यम बना सकते हैं भी इसके द्वारा हम अपनी जो मूल चीज़ है वहाँ तक कैसे पहुँचे और इस चीज़ को समझें। श्री अरविंद ने इसके ऊपर इतना पेन लिया है इसको सामने लाने का, तो एक मौका पड़ रहा है ये। अदरवाइज़ तो कला हमारा कोई तुरंत का सब्जेक्ट नहीं है एज़ सच। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं साधना से संबंधित। तो क्योंकि ये मौका हमारे सामने आया है, तो जितना इसका लाभ उठा सकते हैं, उतना उठा सकते हैं। तो इसमें चौथा चैप्टर है, जो पुस्तक आपके पास है, इंग्लिश के अंदर भी है, वो हूबहू इससे फ़ॉलो करेगा। भारतीय कला की महानता, कला क्या है? ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। यदि कला का उपयोग मात्र प्रकृति की नकल ही करना होता, तो सभी चित्रशालाओं को जला डालो और उनके स्थान पर हमें फ़ोटोग्राफ स्टूडियो बना लेने चाहिए। किसी समय के ऊपर जब आपके पास कैमरा वगैरह नहीं था, तब तो चलो इसकी एक प्रासंगिकता हो सकती है, कि भई अब कैमरा तो है नहीं, कैसे इसकी फ़ोटो बनाएँ? इसको अगर कला कहो तो अब तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो कैमरा फ़ोटो ले लेगा। परंतु क्योंकि कला वह प्रकट करती है जो प्रकृति छिपाती है। इसीलिए एक लघु चित्र लखपतियों के सभी हीरे-माणिकों तथा राजाओं के खजानों से अधिक मूल्य रखता है। सारे हीरे, मोती ये सारे भी मिला दो, तो भी वो चीज़ जो कला सामने लेके आती है, वो तो चीज़ ही दूसरी है। वो तो यहाँ के व्याख्यान, हीरे, मोती ये इन वैभवों में, इनमें थोड़ी आती है। यही बात जब व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है, वो कहता है यार बात दूसरी है ये। ये और ये कोई तुलनात्मक चीज़ें नहीं हैं, ये क्षेत्र दूसरा है। यदि तुम दृश्यमान प्रकृति की दृश्यमान जो आपको दिख रहा है, विज़िबल, अपैरेंट प्रकृति की नकल ही करो, तो तुम या तो कोई मृत वस्तु, निर्जीव रेखाचित्र या फिर कोई भद्दापन निर्मित करने की ही भूल करोगे। सत्य उसमें व्याप्त होता है जो दृश्यमान एवं इंद्रिय गोचर से परे और उसके पीछे चला जाता है। अगर आप प्रकृति की ही नकल करो, इनफैक्ट प्रकृति क्यों आप किसी भी आर्ट पीस की नकल करो हूबहू, अपने कुछ आर्टिस्ट हैं भी, इवन पौंडीचेरी के अंदर हैं वो। ऐसा उसको हूबहू जैसे जो मैंने आपको महिषासुरमर्दिनी का दिखाया, वो हूबहू उन्होंने वैसा का वैसा कागज़ के ऊपर वैसा बना दिया, आपको 3D महसूस होता है कि हाँ, ये रॉक कार्विंग्स है। तो यदि तुम दृश्यमान प्रकृति मतलब जो आप यों देख रहे हो और उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हो, आपने किसी मंदिर के अंदर कोई चीज़ देखी, उस मूर्ति को हूबहू आपने कागज़ के ऊपर उतार दिया, तो तुम या तो कोई मृत वस्तु डेड चीज़ें हैं, जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन, निर्जीव रेखाचित्र या फिर कोई भद्दापन। ब्यूटी तो भीतर की है, व्यक्ति के शरीर की भी क्या ब्यूटी है, उसमें प्राण है तो ब्यूटी है। प्राण के पीछे अगर मन है तो और ब्यूटीफुल है, भावनाएँ हैं तो ब्यूटीफुल है और अगर अंतरात्मा उसके चेहरे में से झाँक रही है, ये सुप्रीम ब्यूटी है। अगर वो नहीं है, तो बाहरी रूप अपने आप में तो कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो भद्दापन निर्मित करने की ही भूल करोगे। सत्य उसमें व्याप्त होता है। सत्य किस चीज़ में? जो दृश्यमान एवं इंद्रिय गोचर से परे और उसके पीछे चला जाता है। इनफैक्ट
इंद्रियां उसी चीज को देखने, कल्टीवेशन इसी को बोलते हैं। जो चीज ये जड़ जगत छिपाने का प्रयास कर रहा है, हम उस तक पहुंच जाएं सीधे। जो भाव व्यक्ति अपनी क्रूडनेस के अंदर, तो आप व्यक्ति के भी बाहरी व्यक्तित्व को तो जो है डिस्काउंट कर देते हो। अरे यार, ये बाहर से चाहे झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुछ भी है, इसका फ्रेमवर्क साइकिक फिटनेस है इसके अंदर। वहीं बहुत अनुशासन के अंदर है, इधर उधर करता नहीं, जो आपसे वादा किया वो पूरा करता है। ये सारी उसके अंदर चीजें हो सकती है, राइचियसनेस हो सकती है, उसमें सद्गुण हो सकते हैं, सो कॉल्ड। और वो एक डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग हो सकता है कि भैया इससे तो बात करके ये तो नहीं, इसकी बजाय कोई दूसरा व्यक्ति जो सो कॉल्ड मोरल नहीं है, इससे तो कम से कम आप व्यवहार कर सकते हो, इससे नहीं। कला प्रकृति के सम्मुख दर्पण रखती है, प्रकृति के सम्मुख दर्पण रखती है, जिससे कि प्रकृति कला की तुलना में अपनी छवि देख पाए और स्वयं की विकृति एवं अपूर्णता का बोध कर पाए। कैसी जबरदस्त बात है, आप ये देखिए। प्रकृति के सम्मुख दर्पण रख दिया। अब प्रकृति देख रही है कि मैं कौन सी चीज दिखा रही हूं। जो ब्यूटी आप यहाँ की, रंग रूप, पेड़ पक्षी पौधे, प्रकृति यहाँ कितनी सुंदर है, उसकी बजाय वो जिस चीज को छिपा रही है और स्वयं की विकृति एवं अपूर्णता का बोध कर पाए, इसके अंदर हम मेस्मराइज्ड हैं, पर और उसके पीछे क्या, किस चीज की ब्यूटी है। तो वैसे ही कृष्ण प्रेम ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु हा हा कृष्ण करके जब उसमें छलांग लगा गए, उनका कोई समुद्र की ब्यूटी नहीं थी ये, जिसके कारण वो उसके अंदर का समुद्र डेफिनेटली सुंदर अपने आप में हो सकता है, पर उससे अनंत गुना ज्यादा जो श्याम सुंदर की ब्यूटी है, सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी, आपकी इंद्रियों को छिन्न भिन्न कर देती है। तो माँ से जब प्रेम है, उसके प्रति आसक्ति है, उसके प्रति आपकी आकृष्टता है, वो सारी बात को छिन्न भिन्न कर देती है। ये वाली ब्यूटी, अब ये कल्टीवेशन यदि व्यक्ति में आ जाए, बताइए वो कैसे वैभवशाली संसार के अंदर जिएगा। ये वाला जानबूझ के हम मार डालें, ये वाली बात को, और उसको नीरा पशु, एक छोटा सा एक जीव बना दें, जिसकी जो सिक्योरिटी या जिसकी एग्जिस्टेंस निर्भर करती है छोटी छोटी चीजों के ऊपर। अब दोनों के बीच के अंदर आप तुलना करके देख लो। पर ये कितनी भी कही जाए, ये समझ में आती नहीं है, ये बातें पकड़ में आती ही नहीं, क्योंकि जब तक रुख भीतर का नहीं हो, यही फर्क पाश्चात्य संस्कृति के अंदर और भारतीय संस्कृति के अंदर फंडामेंटल रुख का फर्क है। कला का स्वभाव है जीवन जो प्रदान कर सके उससे कहीं अधिक उत्कृष्टतर सौंदर्य एवं अधिक स्थायी पूर्णता के लिए प्रयत्न करना। काव्य की प्रकृति है। कविता क्या करती है? अंतः प्रेरणा के पंखों पर उच्चतम तीव्रताओं की ओर उड़ान भरना। अंतः प्रेरणा के पंख लग गए, आपके सामान्य बोध के, यानी कॉमन सेंस। यार हार्ड फैक्ट्स तो लाइफ के ये हैं। अरे भाई क्या जरूरी है? वैसे ये जीवन में जिसमें हम आए हैं वो खूब परेशानी का है, उसमें और सोच सोच के और परेशानी क्यों करें? अगर ये कल्पना में भी आनंद आता है तो क्यों नहीं? जबकि ये कल्पना या असत्य नहीं है, पर वो सत्य में रहना भी क्यों चाहते हो जो इतना प्रताड़ित और इतना आपको भयभीत रखता है, जिसको आप सत्य कहते हो? तो ये तो वास्तव में कॉमन सेंस की भी बात नहीं है। पहले ही मेरे ऑलरेडी पेट में दर्द हो रहा है, फिर क्या मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए? अरे यार, इसकी बजाय तो ये मैंने दवाई ली, मेरे को थोड़ा आराम आ जाए, थोड़ी देर अगर नींद लग जाए तो कम से कम मैं ठीक हो जाऊं। वैसी कोई ये वैसी तकलीफदायक है, इसमें हम आपकी तकलीफ और बढ़ा देते हैं। अंतः प्रेरणा के पंख, उसके ऊपर उड़ता है ये। सोचिए कैसी उड़ान है। और जिस आकाश के अंदर उड़ता है वो कोई अनरियल नहीं है, वो रियलिटीज हैं। इनफैक्ट उसी के लिए ये संसार है। उन्हीं रियलिटीज को सामने लाने और उसका आस्वादन करने हम यहाँ तकलीफ पाने थोड़ी आए हैं। तो अंतः प्रेरणा के पंखों पर उच्चतम तीव्रताओं की, और जितना अधिक उनके समीप जाना संभव हो, उतना अधिक सर्वदा ही उनकी ओर उड़ान भरते रहना।
जो भी शैली स्वतंत्रता के नाम से इस प्रयास को छोड़ती या इसमें शिथिल पड़ती है, भले ही उसकी अन्य जो भी खूबियां या लाभ हों, उसका अर्थ है प्रयत्न की शिथिलता, और यह एक भयंकर अधोगामी छूट है। ये कह रहे हैं स्वतंत्रता के नाम से इस प्रयास को, कौन से प्रयास को, कि उच्चतम तीव्रताओं की ओर उड़ान भरना, जितना अधिक समीप जा सको, उतना अधिक उन रियलिटीज के समीप जाना, और सर्वदा ही उनकी ओर उड़ान भरते रहना, यही हमारे जीवन का मोटिव है। जीवन की पुकार ये ही है। इसमें शिथिलता नहीं, रिलैक्स करना। इसके अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर अगर एक विचार में भी और इससे अलग विचार में भी कान देते हो, वो पकड़ के नीचे ले आएगा। माँ के अलावा यदि कोई विचार, कोई कंसिडरेशन जीवन में यदि आता है, तो वो कॉन्सेक्रेशन में ब्रीच ले आएगा और ऐसी चीज़ों को स्थान दे देगा, जो आपकी संसिद्धि को असंभव बना देंगी। आप अपने गंतव्य पे माँ के नज़दीक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि हमने अपने शत्रु को प्रश्रय दे दिया। वो कैसे जाने देगा वहाँ? वो तो सारे येन-केन प्रकारेण रोक लेगा। तो जो भी शैली स्वतंत्रता के नाम से इस प्रयास को छोड़ती या इसमें शिथिल पड़ती है, ढीली पड़ जाती है, कि चलो ये मूर्ति बना रहे हैं या कला कर रहे हैं या साहित्य कर रहे हैं या काव्य कर रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, उसमें ढीले पड़ गए भई, या इतना तो माँ का कर रहे हैं भई, देखो ये तो करना ही पड़ता है। तो भले ही उसकी अन्य जो भी खूबियाँ या लाभ हों, तो यार ये करके देख, इसमें ये वाली चीज़ें भी आई हैं। कई लोग देख मैंने ये काम भी कर लिया। उसका अर्थ है प्रयत्न की शिथिलता, और यह एक भयंकर अधोगामी छूट है, जो कि आपके सारे प्रयास को चरमरा देगी, खत्म कर देगी। कला का उद्देश्य भारतीय एवं यूरोपीय ये बहुत ही मनोभाव को, कि वहाँ की उच्चतम आर्ट, इनफैक्ट वहाँ का हर तरीका, वो कहाँ तक जाके रुक जाता है, और भारतीय तरीका वहाँ से तो शुरू ही नहीं करता। कुछ चीज़ों में जो साम्य आपको लगता भी है, वो उसका आधार है, पाँव जमाने की भूमि है। ये इसकी उच्चतम उड़ान है। और जो पाँव जमाने की भूमि भी है, मान लीजिए उसने अपनी किचन के अंदर कोई मार्बल काम में लिया और आपने भी मार्बल काम में लिया, पर उसके ऊपर देवता की मूर्ति के लिए, उसने किसी दूसरे उपयोग के लिए। अब उसी मार्बल से आप मूर्ति गढ़ रहे हो, उसी मार्बल से, तो वो एक उपयोग ही चेंज हो गया। वो जड़ जगत को जिस तरीके से जिन रूपों को अभिव्यक्त करने के लिए काम में लेता है, साहित्य के, कला के, इनके शास्त्र को जिस तरीके से काम में लेता है, भारतीय व्यक्ति उन नियमों को काम में लेते हुए भी उनको एक्सीड कर जाता है, सुपरसीड कर जाता है। आप अलंकारों की बात करोगे, पर अलंकरण किस चीज़ का? भारतीय संस्कृति के छंद और अलंकार। यूरोपीय के भी अपने मीटर्स हो सकते हैं, पर यहाँ का छंद और अलंकार और वहाँ का छंद और अलंकार, अब ये दोनों की तुलना नहीं हो सकती। कई चीज़ों की तो तुलना है ही नहीं, वो भाव उस संस्कृति में है ही नहीं। जैसे सैक्रिफाइस, यहाँ हम कहते हैं यज्ञ, वहाँ यज्ञ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ सैक्रिफाइस जो शब्द है, वो अभाव, आपकी कोई चेरिश्ड चीज़ है, उससे दूरी, ये भाव लिए रहता है। तो इन दोनों चीज़ों में साम्य नहीं है। ये फंडामेंटली जब हम समझ जाएँ, तो विवेचन, अगर हम इसमें प्रवेश भी करें, तो विवेचन का आधार तो हो, समझ तो आए। हम भारतीय वाली जो आर्ट पीस है, उससे उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? और यूरोपीय से ज़बरदस्ती वही अपेक्षा रखें, वो है ही नहीं वहाँ। मेरा जो जो ऑब्जेक्टिव है वो आध्यात्मिक नहीं है, तो मेरे से आप वो अपेक्षा रखो, तो मैं कैसे उसको फुलफ़िल करूँगा? मेरा तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है वो। तो कला का उद्देश्य, ये डीपली हमको खाली कला की बात नहीं, जीवन है उसके, और जीवन के सारे रूप हैं। आपका समाज है, शिक्षा है, चिकित्सा है, न्याय तंत्र है, फिर आपका पूरा ढाँचा है, और अल्टीमेटली किस आधार पे खड़ा है। अगर आप विवेचन करोगे, वो किस स्तर के ऊपर जाके प्रमाण देगा। भारतीय क्या प्रमाण देगा कोई चीज़ के? ये फंडामेंटली अंतर आ जाएगा। समस्त कला विवेचन है। सृजन एक असंगत नाम है। इस जगत में कुछ भी सृजित नहीं होता, सब कुछ
अभिव्यक्त किया जाता है। एक सुप्रीम सेंस के अंदर कोई भी चीज़ नया क्या निर्माण करोगे? भगवान से परे की कोई चीज़ तो आ नहीं सकती। भई जो कुछ है परमात्मा से बाहर का नया तत्व तो आप ला नहीं सकते। नया तत्व क्या लेके आ सकते हो? इसलिए सृजन जो है, वो एक मिसनोमर है। जो क्रिएशन है अपने आप में ये शब्द एक मिसनोमर है, एक असंगत नाम है। सब कुछ अभिव्यक्त है, अनफोल्ड करना है। आपके भीतर कोई चीज़ है, आप उसको सामने लेके आ रहे हो। सभी कुछ पहले से ही ज्ञाता के मन में होता है। कला उसका विवेचन कर सकती है, जो पहले से ही प्रकट है या किसी समय प्रकट था, पहले से प्रकट है, उसका विवेचन उसको सामने ला सकती है। प्रकट इन द सेंस आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसके भावनाओं को आपने देखा, जो उसके सामने उसका चेहरा जो जिस चीज़ को छिपा रहा है, आपकी आँखों ने उसको देख लिया, उसका विवेचन कर लिया, रजिस्टर कर गई आपके अंदर वो चीज़। भई यूँ तो वेवलेंथ तो सारी चल रही है, आपके मोबाइल ने उस नेटवर्क को पकड़ लिया, रेडियो ने पकड़ लिया और उसको दर्ज कर दिया, बजा दिया। आपने कहा इस रेडियो ने जो है ना क्रिएट कर दिया, क्रिएट नहीं किया। वो उस वेवलेंथ के ऊपर आया या उसको उस वेवलेंथ पे लाया गया और जिसके लिए वो यंत्र है, वो काम उसने कर दिया। और कोई भी रेडियो ये नहीं कह सकता कि विश्व की सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं, वो मैं बजा सकता हूँ या जो भी संभव फ्रीक्वेंसीज़ हैं, मैं कर सकता हूँ। उसकी जितनी क्षमता है उतना कर देता है। तो ये क्षमताएँ लोगों के अंदर सहज होती भी हैं, उनको और कल्टीवेट किया जाता है। साधना और अंदर भीतर प्रवेश करने की पद्धतियाँ ऐसी हैं, जो आपके सामने ऐसे अप्रत्याशित जगत और आयाम खोल देती है, जो पहले नहीं थे, कल्पना में भी नहीं थे, उस स्वयं व्यक्ति के भी नहीं थे। उसने कहा यार कला से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं था। श्री अरविंद कौन-सा वेद के अंदर प्रवेश करने के लिए वैसे कर रहे थे? जब वो चीज़ें उनके अंतर्दर्शन में उसमें आनी शुरू हुई, तब ट्रेस किया उन्होंने, कि ये चल क्या रहा है? वैसे ही हो सकता है ये कपाट आपके खुले न हों, साधना अपनाई, ये क्षेत्र किसी का काव्य में खुल जाएगा। कोई गहरी दृष्टि रख पाएगा जीवन के प्रति। कोई भी कला वो चीज़ का विवेचन या वो चीज़ सामने नहीं ला सकती, जो आपका एक सामान्य आधार हो सकता है जीवन का। मतलब सामान्य रूप से आप इतना भीतर प्रवेश कर सकते हैं चीज़ों के, रूपों के, जगत के, एक्जिस्टेंस के, जो एक कलाकार कर पाए या कोई विशेष किसी चीज़ में कर पाए, ये इसके लिए सामान्य बात है। इसके तो जीवन का ही आधार है। या फिर मतलब कोई चीज़ जो पहले से प्रकट है, उसका विवेचन कर सकती है या किसी समय प्रकट थी, उस भाव में आपने प्रवेश किया, भारत की आत्मा में प्रवेश किया, वो आपके माध्यम से क्या प्रकट करना चाह रही है। किसी समय का भाव, कोई चीज़, किसी माहौल के अंदर आप गए, वो चीज़ आपने ला के सामने प्रकट कर दी। कलाकार ऐसी चीज़ प्रकट कर सकता है जो इस अभिव्यक्ति में नहीं है और उसके प्रकट करने के बाद वो अभिव्यक्ति के अंदर परपेचुएट होती है। जैसे माँ ने कहा, किसी संस्कृति के अंदर कोई चेहरा नहीं है, एक कलाकार ने नए प्रकार का चेहरा दे दिया। अब पता चला कि अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो उसी तरीके के चेहरे पैदा हो रहे हैं। ये पहले कभी इस संस्कृति के अंदर नहीं थे। अब ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है। ये तो कलाकार ने क्रिएट कर दी एक चीज़। इनफैक्ट सारा क्रिएशन ही ऐसा ही है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं पूरी भारतीय संस्कृति का जो निर्माण है, वो तो खाली वाल्मीकि, वेदव्यास इन लोगों ने किया है। और सारे आपके साहित्य को, सारी हिस्ट्री को, सबको जला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो भी अगर ये बची रहती हैं, तो आपको किसी कोई चिंता नहीं है। आपकी सारी चीज़ सुरक्षित है, क्योंकि इन्होंने ही राष्ट्र का निर्माण किया है। अब यूँ तो कैसे किया है? महाकाव्य ही तो हैं, महाकाव्य किसी राष्ट्र का। तो अब आप देखिए कि रियलिटी क्या है? आप बाहरी प्रतीतियों को, रूपों को, इनको रियलिटी मानते हैं, जबकि रियलिटी है दूसरी। अभिव्यक्ति का क्रम दूसरा है, अभिव्यक्ति करने के माध्यम दूसरे हैं। अभिव्यक्त कैसे किया जाता है? अगर ये सूत्र प्रकट में हमको समझ में आ जाए, तो हम भी इसमें प्रवेश करके
चीज़ों में फेरबदल कर सकते हैं। जैसे आप उसी स्थान पे पहुँच जाओ जहाँ मिश्रण बन रहा है, जहाँ खिलौना बन रहा है, आप कह रहे हैं यार इसमें थोड़ा-सा ये रंग भी डाल दे। तो आपने जो आने वाली अब जो खेप है उसमें अंतर कर दिया। तो माँ का जैसे प्रवेश था, श्री अरविंद युद्ध के समय उनसे पूछते थे, कौन-सी चीज़ है जो बिल्कुल नज़दीक आ गई जिसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता? कौन-सी है जिसमें फेरबदल किया जा सकता है? जिसमें बिल्कुल ही उसको चेंज किया जा सकता है? कुछ ऐसी हैं जो यहाँ इतनी नज़दीक आ गई, चेंज तो नहीं किया जा सकता पर उनके परिणामों के अंदर थोड़ा-सा यहाँ टकराएगा ज़रूर, पर उसके नीचे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसमें फ़र्क पड़ गया। तो जब हम इन चीज़ों की डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, पीछे के सूत्र क्या है, जब इनमें प्रवेश करते हैं तो जीवन के ऊपर हमारा कमांड होता है, तो कला के ऊपर हो ना हो, जीवन की शक्तियों में ज़रूर प्रवेश हो जाएगा, कि अच्छा ये चीज़ है। पहले कम से कम देखना तो शुरू करेंगे, अभी तो ये पट ही नहीं खुले हमारे, ये कपाट तो बंद हैं। या फिर जो भविष्य में प्रकट होने वाला है, उसका ये विवेचन कर सकती है। और कुछ जो आपकी चीज़ें हैं वो भूत, वर्तमान, भविष्य इससे कोई लिमिटेड नहीं है। जैसे जो मूर्तियाँ भई नटराज की मूर्ति है, वो कोई वर्तमान, भूत, भविष्य इनकी नहीं, वो तो चिन्मय है, शाश्वत है। वो तो एक ऐसा पोइज़ है ट्रांसेंडेंट का, उसका क्या नृत्य है। इनफैक्ट इतना तेज़ नृत्य है कि आपको वो स्टेशनरी लगता है, ये दोनों तत्व इसके अंदर हैं और उसका विवेचन जो श्री अरविंद करते हैं। यहाँ तक कि इसका उपयोग अन्य अभिव्यक्ति के माध्यमों में से एक के रूप में भी किया जा सकता है। किसी विशिष्ट प्रकार का चेहरा और आकार, आ गई ना यही बात, किसी प्रसिद्ध कलाकार की कृति में अभिव्यक्त हो सकता है और एक ही युग में उस देश के में चेहरे और आकार का प्रचलित प्रकार परिवर्तित हो सकता है। ये तो एक इन्होंने उदाहरण दे दिया। बाकी तो यदि हमारे इर्द-गिर्द इस तरीके की चीज़ है, आपको वल्गैरिटी में नहीं जाने देगी, अश्लीलता में नहीं जाने देगी। अगर आपका थोड़ा-सा इसमें प्रवेश, थोड़ी-सी सुरुचि है, तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप वल्गैरिटी में जाओ, कभी नहीं हो सकता ये। कोई नियम विधान इनके आधार के ऊपर देश थोड़ी चलाते थे। और ये नहीं था कि सत्ता के भाग कोई अलग थे, वही मन, प्राण, शरीर उस समय थे। और ये नहीं कि प्राण उस समय कोई बड़ा परिष्कृत था और आज का बहुत विकृत है, ऐसा भी नहीं है। पर इनको ये पता था कि कौन-सी चीज़ किस तरीके से चलती है, उसके गुणधर्म के अनुसार। तो उस प्रकृति को आज जो है आप उपयोगितावादी या आपके स्वार्थपरता, इन माध्यमों से चलाओगे तो ऐसे ही रूप पैदा होंगे जो आज हो रहे हैं। इनको अपने स्तर के ऊपर हम डील करेंगे, ये नहीं हो सकता जिसका कि हम प्रयास कर रहे हैं। भई ऑलरेडी ये व्यवस्था चरमरा रही है, इसके ऊपर और वज़न कर दो। लोकपाल बिठा के या कोई भी पाल बिठा के या कोई नियम बिठा के या कोई यंत्र या मशीन, समय पे नहीं आते तो बायोमेट्रिक लगा दो या इसकी कोई ये हाज़िरी इस तरीके से क मशीन कर ले, तो इससे आपके डिलीवरेंस सच्चे अर्थों में नहीं हो सकती। तो श्री अरविंद ने सारा विवेचन करके कहा चेतना में परिवर्तन ही एकमात्र आशा है मनुष्य के लिए। तो इसलिए एक ही युग के अंदर वो चीज़ अभिव्यक्त कर रहा है तो आकार का प्रचलित प्रकार परिवर्तित हो सकता है एवं इस नई अवधारणा के अनुरूप स्वयं को ढाल सकता है। ये तो माँ ने बताया वो एक लेडी थी, तो उसके बच्चे पैदा हुए। माँ ने देख के कहा भई ये बच्चे तो पेरेंट्स के ऊपर किसी को रिज़ेम्बल नहीं करते। ये तो हूबहू वो जो पेंटिंग का हाँ, मैं रोज़ वो पेंटिंग देखती थी और ये एस्पायर करती थी कि मेरे बच्चे इस तरीके के हों। एकदम एग्ज़ैक्ट वही। और ये कोई कल्पना की बातें नहीं, अब तो परीक्षण चल रहे हैं इसके ऊपर कि गर्भ के अंदर यदि किस तरीके की शिक्षा, कैसा माहौल, तो पैदा होने के बाद बच्चा वैसे रिस्पॉन्ड करता है जैसा उसको वातावरण गर्भ के अंदर मिला है। ये तो इर्रिफ्यूटेबल बात है। जब आप अभिमन्यु की बात करते हो, आप कहते हो यार ये ऐसी कोई चीज़ें चलती हैं क्या? कि जब पेट के अंदर था साहब वो हैं ये बातें। ये चीज़ें कारण जगत में प्रारूप स्वरूप विद्यमान होती हैं। कौन-सी? ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कविता है, कला है, कारण जगत के अंदर
प्रारूप, जैसे आपके पूरे भवन का एक पूरा नक्शा प्रारूप के रूप में वहाँ ऑलरेडी है। जिन भी लोगों ने क्रिएट किया है, वो ये जानते हैं कि वो एक उनके पास एक बर्डन है, इसका भार है। उनके पास वो चीज़ आ जाती है, एग्ज़ैक्ट वो शब्द कोई ज़रूरी नहीं, लाइनें वैसी ज़रूरी नहीं। वो किस तरीके से उसको रिसीव करते हैं, उनको क्या महसूस होता है। जो अच्छे संगीतकार हैं, सच्चे संगीतकार हैं, जो नया कोई चीज़ लेके आते हैं, काव्य के व्यक्ति हैं, साहित्य के व्यक्ति हैं, पूरा प्लॉट उनके पास आ जाएगा, पूरी चीज़ उनके पास आ जाएगी। और ये सोर्स कौन से स्तर का है, जैसे अब ये मूवीज़ की भी तो अपनी प्रेरणा कहीं से ग्रहण करते हैं, वाइटल जगत से करते हैं, वैसे ही रूप उनके पास स्टोरी जैसे हम सोच रहे हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं, तो किस लिए तो मूवीज़ बने और किस लिए? हमको तो ये पता नहीं कि कौन-सी लाइन कैसे, संवाद कैसे लिखने चाहिए, कौन से क्या लिखने चाहिए। इनमें ये एक है एक टैक्ट, चाहे वो फ़िल्मी संगीत बना रहे हैं, तो भी उनको पता है अभी इस तरीके से वो अपने फ़ील्ड में एक्सेल कर पाता है। तो इसलिए इसमें स्रोत क्या है आपका? सोर्स क्या है जहाँ से आपको ये प्रारूप प्राप्त हो रहा है? उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये स्रोत इसके ऊपर निर्भर करेगा आप में कुछ प्योरिटी, सिंसेरिटी ये है या नहीं है, नहीं तो आप डिस्टॉर्ट करेंगे। तो ज़्यादातर प्रेरणाएँ अभी तो लगभग हम देखते हैं प्राण के जगत से और वो भी निम्न प्राण के जगत से ग्रहण करते हैं। वो थोड़े समय चलती है, पर आपको पकड़ बहुत तेज़ी से लेती है। एक गाना आया, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसके आ गए, बाद के अंदर पता चला महीने भर भी टिका नहीं वो। बाद में चला गया पर वो उसने 1 रात के अंदर इतने मिलियन व्यूज़ उसके आ गए, कि वो मानव प्रकृति को पकड़ लेता है, नस-नाड़ियों को पकड़ लेता है। माँ इसको कहती है कि आप में भारतीय संगीत है, उसके भीतर प्रवेश करोगे, काम, कंपोज़्ड ये भाव और वही ये ओपेराकार उस समय माँ को ये आज का तो इस तरीके का था ही नहीं। माँ कह रही है, "अरे! कितना विभत्स संगीत है ये, कितना भद्दा है ये।" जबकि वो तो कब की बात कर रही हैं। ये आपको पकड़ लेता है, नसों में ट्विचिंग आने लगती है, जो आप जैसे पॉप संगीत है और है। तो जाने न जाने आप भी उस ताल के ऊपर कि अरे यार! ये तो और आपकी सोचने-समझने की सारी शक्ति खत्म कर देता है ये। आप अच्छी चीज़ में लगना चाहो, आप कह रह-रह के वही लाइनें आ रही है मुँह पे, वही धुनें बजती जा रही है, अरे यार! परेशान हो गए। आप खुद ये देखते हो, अरे भई इसने तो पकड़ लिया, जबकि वो दूसरी वाली बात है, वो दूसरी जगह लेके चली जाएगी। पूरे देश ने यही काम किया, किस तरीके से किया? इसी तरीके से किया। संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, साहित्य के, फिर ऐसे-ऐसे महापुरुष, उनकी फिज़िकल उपस्थिति वहाँ, पूरे राष्ट्र के अंदर। तो इसलिए प्रैक्टिकल ढाँचा था ये। सामान्य से सामान्य व्यक्ति किसी भी स्तर का, किसी भी बाहरी आंतरिक स्थिति का, उसको कैसे गंतव्य तक, सच्चे गंतव्य तक लेके जाना है और उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए, बारीकी से एक-एक डिटेल, गीति नाटक किस तरीके से, समाज के अंदर क्या व्यवस्था, सब एक-एक बारीकियाँ। तो ये सारी चीज़ें कारण जगत में प्रारूप स्वरूप विद्यमान होती हैं, जिस जगत से हमारी अति चेतन सत्ताएँ सतत संपर्क में होती हैं। सुपर कॉन्शिएंट हमारा जो बीइंग है या हमारे ऊपर के भाग हैं, ये लोअर वाले नहीं। जब आप और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भीतर प्रवेश करते हो, वो जो आपकी लेयर्स हैं, वो इन भागों के संपर्क में होती हैं। अभी जैसे ये विवेचन कर रहे हैं, आपका एक भाग जो अब धीरे-धीरे जिसकी तैयारी हो गई, वो इन विजुअलाइज़ेशंस के अंदर जाता है, इन चीज़ों को थोड़ा पकड़ पाता है, जिसकी तैयारी नहीं है, वो नहीं जा पाएगा। आप में से भी किनकी अलग-अलग स्तर की है और एक ही व्यक्ति की जिसका अच्छा स्तर भी है, उसके भी अलग-अलग क्षण, अलग-अलग दिन कि आज ज़्यादा प्रवेश कर पा रहे हैं, आज उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सत्ता के ये जो भाग हैं, हमारी जो अति चेतन मतलब आपके जो जड़ तत्व है और प्राण तत्व है, उससे काफ़ी कुछ जो है फ्री, जैसे हम कहें इंद्र, तो वो लोअर आपके जो ये नीचे के खिंचाव हैं, अगर ये वाले खिंचाव हैं, तो आप इनके अंदर भीतर कोई विशेष प्रवेश नहीं कर सकते। अब सारा प्रयास ये है कि इसको कैसे और प्रबल बना दिया जाए।
जिसको साइलेंस करना या जिसको एजुकेट करना, तराशना, कल्टीवेट करना, वो बात तो छोड़िए। अब प्रयास ये है कि इसको उभार दिया जाए। तो इसके जो परिणाम हैं, वो तो जो हैं, वो हैं ही। मतलब इतना कल्टीवेशन करने के बाद उसको अंकुश में रखना मुश्किल है, जो ये संस्कृति जानती थी। आप तो इससे उल्टा प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे भड़का दिया जाए, आपकी वाइटल को, आपके जड़ तत्व को। वे आंतरात्मिक सत्ता में प्रकट होती हैं और हमारे विचार का अंग बनती हैं। ये प्रक्रिया बता रहे हैं श्री अरविंद। वो भाग उसके संपर्क में होता है, उससे कोई चीज़ आती है, प्रकट होती है आपकी आंतरात्मिक सत्ता के अंदर। वहाँ आप सत्य को पकड़ते हो। जब आप डीपर क्षणों में होते हो, जब आपका कोई भीतर से खुली है कोई चीज़ माँ के प्रति, आपके इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, जिसके भी प्रति, तब जीवन एक क्षण के अंदर तैरने लगता है यूँ, जैसे ये फिगर्स तैरती है हवा के अंदर, कि ये क्या है जीवन? उस समय एक क्षण या जितने भी क्षण आप उसमें होते हो, तो जीवन का क्या वास्तव में सार है, क्या चीज़ है, वो वहाँ समझ में आ जाता है। तो आपके वो क्षण अंतरात्मिक सत्ता में ये प्रकट होती हैं। अब ये प्रकट किस तरीके से होती हैं भई? और हमारे विचार का अंग बनती हैं, उसके बाद विचार का अंग बनती हैं। अब इसके अंदर कोई भी इमिटेटिव आर्ट नहीं है ये। अगर आर्ट के फील्ड में लें, तो ये नहीं कि मैं कहाँ देख के आया था, दुर्गा को देख के आया था, कोई मूर्ति, मैं हूबहू उसको यहाँ प्रतिकृति तैयार करूँ, उसकी अपनी वैल्यू हो सकती है, पर ये वाला तो उसमें काम नहीं है। वो तो इमिटेटिव आर्ट है, ये तो चीज़ अलग है। वो तो वेद वाली चीज़ है ये। हर ऋषि अपने आत्मिक किस क्षण में है, वैसी वो ऋचा बोल रहा है। उसमें देवताओं का आह्वान, कौन से क्षण किसका आह्वान, उसके साथ कौन-कौन से। तो इसलिए आपकी सत्ता का वो भाग जो सतत संपर्क में है जिस जगत से, कौन-सा जगत? कारण जगत। कारण जगत से आप संपर्क में हैं। कोई ज़रूरी नहीं है वो कला के अंदर प्रकट हो, ये ज़रूरी नहीं है। कारण जगत के आप संपर्क में हो सकते हो, पर वो आपके माध्यम से, आपके जीवन के माध्यम से हो सकता है, विचार के माध्यम से हो सकता है। ये तो इसके स्पेसिफिक अभिव्यक्ति के रूप हैं, जिसमें डांस भी हो सकता है और इनसे ज़्यादा पावरफुल एक ये तरीका है अभिव्यक्ति का, डांस, कमज़ोर नहीं है। बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है और वो एक-एक मूवमेंट को, अब कला को तो फिर भी विवेचन करो, डांस के मूवमेंट्स का कितना उसमें बारीकियाँ हैं, कितना क्या है, वो तो विवेचन करने वाला ही जिसका प्रवेश हो वो कर पाए। ये कोई सामान्य शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं कर रहा। मीरा के संगीत को हम शास्त्रीय तरीके से विवेचन करें, क्या विवेचन करें उसका? भई उसकी जो मूल बात है वो तो चूक जाएगी अगर हम शास्त्रीय विवेचन करने बैठ गए उसका। तो वैसे ही नृत्य का, यदि हम उसकी ताल, उसकी ये वो अगर ये विवेचन करें और वास्तव में किस चीज़ से वो जुड़ के यहाँ आ रही है, क्या चीज़ अभिव्यक्त कर रही है, एक्चुअल में तो ये सारा विश्व इसके लिए है। तो ये भाषाएँ यदि हम नहीं सीखते, तो हम अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज़्ड ही वापस खत्म। अब बताओ आप किस चीज़ को सफलता मानते हैं जीवन की? अगर ये चीज़ नहीं हो पाई तो हम तो वैसे के वैसे ही चले गए। और जो इसका आस्वादन है, प्रकृति जो चीज़ छिपा रही है वो इसको सामने लेके आती है। हम उसी को बार-बार, बार-बार उसी को और ज़्यादा सामने लेके आ रहे हैं। मतलब जो बाहरी रूप है उसी के ऊपर ज़्यादा अभिभूत हो रहे हैं। वे आंतरात्मिक सत्ता में प्रकट होती हैं और हमारे विचार का अंग बनती हैं। विचार भी ये विचार नहीं, यही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद बार-बार हमने पढ़ा है। आपका विचार कि ये जीवन के ऊपर देखने का दृष्टिपात, उसको देखने का एक विक कि ये क्या जीवन है भई? करना क्या चाहिए? अगर ये सच्चा विचार न हो, तो हाथ को हाथ नज़र नहीं आता। बिल्कुल व्यक्ति को पता नहीं चलता करूँ क्या मैं? इसलिए वो जिस तरीके पे है उसमें कोई गलती की भी बात नहीं है। उसको कभी किसी ने बताया ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और न उसके कभी बेचारे को कोई ऐसा वातावरण मिला। अब क्या करे वो उसके अंदर? ये ऐसी स्थिति है। इनफैक्ट ये पता चल जाए आपको एक भाग में तो भी कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है।
तो ये विचार का अंग तब बनती हैं, तब आप जीवन को देखते हो, चीज़ों का विवेचन करते हो और एक्सप्रेस करते हो उस तरीके से। अभी विचार का अंग नहीं है। ये सामान्य चलते-फिरते विचार, उनकी बातें नहीं चल रही है। वो फंडामेंटल आइडियाज़ जो आपके जीवन को शेप करते हैं, जिस माध्यम से आप जगत को देखते हो, उस विचार को हम भौतिक जगत में प्रकट करते हैं और वहाँ वह भिन्न गतियों, संस्थानों, काव्य, कला, ज्ञान, सजीव स्त्री-पुरुषों के रूप में आकार एवं देह धारण करता है। ये विचार, अब ये सारी चीज़ें, मतलब विभिन्न मूवमेंट्स, वर्ल्ड मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपके ये आ गई साहब पूरे विश्व में भ्रातृत्व होना चाहिए, तो ये मूवमेंट हो गया। स्वतंत्रता का आंदोलन तो किसी विचार से आया, कोई व्यक्ति से थोड़ी आया ये। व्यक्ति यदि उसके भिन्न गतियाँ, तो श्री अरविंद ने जितनी भी गतियाँ, आज अगर गति है, अतिमानस की ओर गति है या विश्व एकता की ओर गति है, भिन्न गतियों, ये विचार का अंग बना या कैसे बना, वो तो अब वो ही जाने कि कैसे बना ये। पर भिन्न गतियों, संस्थानों, उसके लिए फिर बाद के अंदर आपके एक इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, हम जिन शब्दों में इंस्टीट्यूशंस, वो संस्था वैसे भी हो सकती है, और इंस्टीट्यूशन, जैसे हम वर्ण व्यवस्था को भी एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब उसके कोई यूं तो इंस्टीट्यूशन है नहीं कि उसका कोई नाम आपने दिया, पर है, एक इंस्टीट्यूशन तो है। काव्य, कला, ज्ञान, आपका जितना भी नॉलेज है, सजीव स्त्री पुरुष, मतलब सजीव स्त्री पुरुष भी उस विचार का प्रकटन है। कितनी विचित्र बात है। आप किसी विचार को सिग्निफाई कर रहे हो। इसलिए भारतीय संस्कृति कहती है, आप जो विचार को जो आपकी सिग्निफिकेंस है, वो आपका स्वभाव है भीतर। गीता यही कह रही है। उस स्वभाव के अनुसार जीवन यापन करना, स्वभाव नियत कर्म, ये आपका स्वधर्म है। अगर उसके तरीके से चल रहे हो, तो बिल्कुल ठीक चल रहे हो, और नहीं चल रहे हो, तो फिर बाद में परधर्मो भयावह। कोई दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, अरे मेरे लिए नहीं है ना वो। मेरे लिए क्या है, ये आपकी आत्मा में माँ कहेगी। आपके लिए तो करने का वही काम है। किसी का अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रीली करने का मतलब, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, माँ से आप स्वयं पूछिए। उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं कि मैं जल्दी इस चीज़ के संपर्क में कैसे आऊँ, कि मेरे को ये पता चल जाए कि माँ क्या चाहती है। पर मूल उद्देश्य यही है कि आपके भीतर, तो आपका विचार मूल क्या है, आपका प्रारूप, कारण जगत से यहाँ आप क्या मैनिफेस्ट करने आए हो, उसका पता चल जाए। उसके अनुरूप सारा हमारा, नहीं तो हम देख के कि भी वो ऐसा कर रहा है, वैसे चल पड़े। मैकेनिकली चलती रहती है चीज़ें। हाँ, देर-सवेर योग इसमें भी चल रहा है, ये नहीं, पर वो तो बहुत लंबा चल रहा है, वो तो पशु का भी चल रहा है, सारी प्रकृति का चल रहा है। मनुष्य अपने जगत का निर्माण करता है क्योंकि वह चैत्य उपकरण है, जिसके द्वारा परमात्मा वह अभिव्यक्ति करता है, जो उसने, इन्वर्टेड कोमास में, परमात्मा ने पूर्व में ही स्वयं के भीतर व्यवस्था कर ली थी। ये बहुत विशेष बात है, ये जो इसमें बोल्ड में है। मनुष्य खुद क्रिएट नहीं कर रहा, ये सबसे विशेष बात है। चाहे वो कला है, साहित्य है, जीवन है, कुछ भी है। जैसे वो कल बहन जी, वो एक कि भी एलियंस ने करवाया, अरे ये तो कहने की बातें हैं। ये अगर प्रक्रिया हमको समझ में आ जाए, तो यहाँ सृष्टि किस तरीके से, अगर सृष्टि शब्द कहें, वैसे तो अभिव्यक्ति है। तो उसने उसने मतलब भगवान ने स्वयं के भीतर, परमात्मा वह अभिव्यक्ति करता है, मतलब माँ की जो भगवान की चित शक्ति है, जगदम्बा स्वयं, जो रूप उसका लेके आना चाह रही है, डिवाइन का ही कंटेंट है, वो यहाँ पहले से व्यवस्था कर ली, भैया ये आना है। इसीलिए सुप्रामेंटल कोई आदमी उसमें सहायता करें, इनके कोई मोहताज थोड़ी है। या पशु रोक लेते क्या मनुष्य के आने को, या पशुओं के आने को जड़ जगत रोक लेता क्या, और अतिमानस भी क्या अगली सीढ़ी को। तो ये यदि हम समझ जाएं,
तो इसमें एक चीज है कि हम सचेतन सहयोग दे सकेंगे और इसका आनंद ले सकेंगे इस सारी चीज का। तो मनुष्य सार्थकता उसकी क्या है? यदि चैत्य उपकरण बन जाए, वो तब बने चैत्य शिक्षा हो। इस जगत का सारा प्रारूप अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे बिल्कुल लॉजिकल है, और अगर ये चूक जाओगे तो सारा ही मीनिंग हम चूक गए, हमारा अपना और जगत को देखने का। वो तो एक ही चीज है, कोई अलग तो है नहीं। अपने जीवन का उद्देश्य चूक गए तो यहाँ अभिव्यक्ति क्या है? वो सारे का चूक गए। इस अर्थ में कला भूत, वर्तमान और भावी का सृजन कर सकती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने भीतर उस चीज को देख लिया और उसकी व्यवस्था कर ली। आप चैत्य उपकरण हैं। जब आप भीतर चैत्य क्षणों के अंदर जाते हैं, तो उसको सामने, तो भारत के बारे में क्या कह रही है माता जी? कि भारत में चैत्य विधान आना चाहिए, और अब बिल्कुल सही समय है कि अब ये आना ही चाहिए। अब उसके लिए बिल्कुल सही समय है। अब इसका क्या अर्थ निकलता है? कि भारत को और कोई दूसरी चीज नहीं, चैत्य आधार के ऊपर सारी अपनी व्यवस्था को उतार लानी चाहिए। और ये इसका खुद का भी परित्राण इसी से होगा और पूरे विश्व का भी। और आप ये कहें कि सब विश्व ने योग को दिवस बना लिया, इसके बना लिया, ये बना लिया। कई लोग हम में से इससे प्रभावित हो जाते हैं और इससे विश्व गुरु बन जाएगा। इससे नहीं, चैत्य विधान आएगा तो विश्व गुरु की ओर चल सकता है। अब चैत्य विधान का यदि हमको सेंस न हो और इस रेटरिक में लग जाएं कि ये विश्व गुरु इसके आधार पे बन जाएगा, तब तो बन ही जाएगा। जैसे कि हम ये कहें भी ये योग गुरु हैं, उसका योग से संबंध नहीं है। ये श्री अरविंद साफ-साफ कह रहे हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और पतंजलि ये अलग-अलग चीजें हैं। ये योग हमने कुछ एक्सरसाइजेज कर ली, हम योग कर रहे हैं आजकल तो कि भी योगा क्लासेस योगा, उसका योगा से संबंध नहीं है। तो वैसे ही चैत्य उपकरण, हमने तो बहुत लंबी इसकी चैत्य की बातें करी है। तो क्या ये आ सकता है? माँ तो कह रही है बिल्कुल सही समय है ये। ये हम में से जिसको महसूस हो, पहले तो अपने जीवन के अंदर इसको, इस प्रिंसिपल को उतार लाए, और कोई दूसरी चीज करे ही नहीं। तो ये अगर कोई व्यक्ति इसको कर पाता है तो वन मैन्स परफेक्शन, तो उसका कलेक्टिविटी को भी सच्चा योगदान, माँ श्री अरविंद के कार्य को सच्चा योगदान यही है। और ये उनके बिना हो नहीं सकता। तो हमारा चैत्य का मतलब ये है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को उनकी सेवा में अर्पित कर दें, उनको दे दें बस। सेवा हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। कोई हम भी तो सेवा के मानक नहीं स्थापित कर सकते, अपने आप को दे दिया उनको, बस। वो जिस काम में लें, उस काम में लें। वह उस सब को पुनः प्रकट कर सकती है जो किसी समय था और तिरोहित हो गया। तिरोहित मतलब ये नहीं कि कोई आप खुदाई के अंदर कोई सभ्यताएँ निकल के आई और अब आप उसकी पेंटिंग बना रहे हो, ये नहीं। एक वो भक्ति मूवमेंट आया, आज वो वैसा नहीं। वेद के समय कोई चीज़ थी, अब तुरंत में आपको प्रचलन में वैसी नहीं नज़र आती। श्री अरविंद ने वेद रहस्य को सामने लाके स्थापित कर ही दिया, सारी चीज़ों को मूर्तिमान कर ही दिया। एक समय थी, अब आके दोबारा रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर फिर से वो सारी योग पद्धतियों के नियम विधान, उनके सारों को उन्होंने प्रैक्टिस किया और फिर से इनको एस्टेब्लिश कर दिया। वैसे ही आप चीज़ों में प्रवेश कर सकते हो। भागवत कल्ट है, उसमें प्रवेश कर सकते हो, उसको लाके फिर से स्थापित कर सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें चिन्मय है, चली नहीं गई कहीं। जैसे भागवत के विषय में वृंदावन की लीला है, ये सारी लीलाएँ आज भी विद्यमान हैं और हो रही हैं। ऐसा नहीं किसी समय विशेष पे हुई थी। श्री अरविंद ने कहा मेरा भी यही मानना था कि भी एक समय हुई थी और बड़ी प्रभावी है। कहा अब मेरे को पता चला हुई नहीं थी, ये तो हो रही है। आप उसको जी सकते हो। इनफैक्ट हमारा जीवन इसी चीज़ के लिए है कि हम इन चीज़ों के संपर्क में आएँ, इनको अभिव्यक्त करें। पृथ्वी इसी अभिव्यक्ति का स्थान है। वह हमारे लिए उस सब को संयत कर सकती है, जो विद्यमान है। वह उसका भविष्य वाचन कर सकती है, जो होने वाला है। श्री अरविंद ने कर ही दिया। खाली भविष्य वाचन नहीं, इन्होंने तो संसिद्ध कर दिया और उस कार्य में लगे हुए हैं। हम में भी जो एस्पिरेशन है वो उनकी कृपा से है, जितनी भी है। हम सारा प्रयास ये कर रहे हैं कि उस भाग को, ये परम कृपा है जो हम महसूस ही नहीं कर पा रहे,
नहीं तो लोग आपके चारों तरफ आप देखते हो, वो उनको कहोगे तो भी कान इस ओर आकृष्ट नहीं होंगे। आप इस ओर आकृष्ट हैं। इस भाग को ऐसे भाग के रूप में जो सबसे कीमती भाग है, इस भाग को आपके जीवन का जो है निर्देशन करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से हम भई ये चीज़ के संपर्क में आए। तो भविष्यवाचन, वो भविष्यवाचन नहीं, उन्होंने तो निर्माण कर दिया, पर कला ये काम कर सकती है। वो आने वाली चीज़ों का भविष्यवाचन, प्रोफ़ेसी कर सकती है, उसकी प्रोफ़ेसी कर सकती है। बहरहाल, यहाँ तक के सेंटेंसेस ठीक हैं, देविका जी? दीपक? हाँ जी, पंकज भाई। हाँ, ठीक है पंकज। हाँ, आगे चलते हैं। ये ऐसी चीज़ों में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये कला में मत जानबूझ के, क्योंकि दोबारा हम कला तो को तो किस लिए पकड़ने वाले हैं? और पर ये खाली कला की बात नहीं है। इसमें तो कला एक एक सेकेंडरी आयाम हो गया, ये तो जीवन के दृष्टिकोण को चेंज कर रहा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, दीपक जी क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे हमारी अति चेतन सत्ताएं सतत संपर्क में होती हैं। अति चेतन हाँ, सत्ताएं इनको बोला जा रहा है। उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं हम। यहाँ जो चैत्य आ रहा है, वो हमने सारी स्कीम पढ़ी थी ना, कि सुप्रीम के जो एक पक्ष होता है, उसका एक कोई उसकी रे, एक कोई आयाम, वो सेंट्रल बीइंग, उस सेंट्रल बीइंग के फिर बाद के अंदर जीवात्मा मैनिफेस्टेशन से ऊपर रहती है, अंतरात्मा मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाती है। तो हमारी सत्ता कोई लिमिटेड यहाँ पृथ्वी पे है, वो ही थोड़ी है। हमारे ये सारी सत्ताएँ हैं, हमारी ही हैं ये। ये सारी कारण जगत हैं। संपर्क में क्या, इनफैक्ट उसी को यहाँ तो हम कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं धरती के ऊपर। इसलिए एक चैत्य पुरुष, ये जो है एक चैत्य पुरुष, आपकी अंतरात्मा जो सोल है, उसमें सारी चीज़ें हैं। पर उसको यहाँ टाइम और देश और काल के अंदर अभिव्यक्त करने के लिए, भई एक बच्चे के अंदर सारी संभावनाएँ हैं। संगीत में दे दोगे तो वो सुरुचि, एक व्यक्ति के अंदर कितनी-कितनी संभावनाएँ हैं। उसको कौन-कौन सी आप संभावनाएँ देते हो। अगर ये वातावरण की संभावना नहीं देते, तो वो बच्चा फिर बाद में बेचारे को, और ये संभावना देने से देखो उसमें क्या-क्या चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ये लाइफ़ लीड करेगा, पर वो जो भी लाइफ़ लीड करेगा, ये वाली वैल्यूज़ डेफ़िनिटली उसको हमेशा ही सहायता प्रदान करेंगी। देखने का, सोचने का। तो इसलिए जो अति चेतन सत्ताएँ हैं, यहाँ भी हम जो आते हैं, शुरू के अंदर अंतरात्मा अगर इतनी विकसित नहीं हो, तो ऐसी सत्ताएँ हैं, सावित्री कह रही हैं, सावित्री कह रही है कि वो गाइडिंग सत्ताएँ हैं, चैत्य जगत की। वो यहाँ आपको गाइड करती हैं कि भई यहाँ जन्म ले लो, यहाँ लो, इन परिस्थितियों में जन्म लो। तो ऐसी अति चेतन सत्ताएँ हैं, हमारी सत्ताएँ हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों के संपर्क में आना, अभिव्यक्त करना, कोई व्यक्ति क्या अभिव्यक्त करता है जीवन में, ये हमारी रियलिटीज़ है। इनके बारे में चर्चा होना, इसके बारे में व्यक्ति को सचेतन करना, अरे भैया तू, तेरे को जितना लिमिटेड समझता है, हमारी एग्ज़िस्टेंस इतनी ट्रिवियल, इतनी एफेमेरल, इतनी क्षणभंगुर नहीं है। ये विचार करने से भी देखो कितनी रिलीफ़ मिलती है। तो ये वाली चीज़ बेटर है, या ज़बरदस्ती आपके जो जो बंधन हैं, जो हैं नहीं, वो ज़बरदस्ती आपके गले उतारे जा रहे हैं। आप तो इतने लिमिटेड हो, आप इतने एफेमेरल हो, ये तो कोई बात नहीं भी। करने का काम तो इससे जस्ट उल्टा है। तो अति चेतन सत्ताएँ, हमारे ही भाग हैं वो। इसीलिए साधना करके इसमें प्रवेश कर सकते हैं, अगर हमारे नहीं होते तो हम प्रवेश कैसे कर लेते? हम अपने सुपर कॉन्शिएंट भागों में, अभी सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है वो सबकॉन्शिएंट का है। नीचे से आके भय, अविश्वास, स्वार्थ, ये सारे उसके रूप, वो जाने नहीं देते। वेद इसको अपने तरीके से, वो देवताओं और असुरों इनके बीच की के संघर्ष को बता देता है, जिसमें आप देवताओं को प्रोपिशिएट करते हो। सारा प्रयास यदि आप सबका देखो तो सब यही है कि कैसे हम अपनी सच्ची स्थिति के अंदर पहुँचे, बस। ठीक है दीपक जी? हाँ जी, ठीक है।
आगे मैं कुछ पढ़ देता हूँ। बहरहाल इसका सामान्य कार्यक्षेत्र किसका? कला का। इसका जो फ़ील्ड है, एक अपेक्षाकृत कम सारगर्भित एवं प्रभावशाली प्रकार का है। यहाँ भी यह जिस विषय वस्तु को चुनती है, उसमें 3 चीज़ों का विवेचन कर सकती है। यहाँ ये जो कह रहे हैं सब कुछ को प्रकट कर सकती किसी समय था, पर अगर खाली बाहरी तरीके से उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका सामान्य कार्यक्षेत्र, कला का सामान्य कार्यक्षेत्र, सामान्य जो कॉमन उसका जो फ़ील्ड है कला का, वो अपेक्षाकृत कम सारगर्भित, पर यहाँ भारत का सामान्य नहीं है। कला एज़ सच, कला की यदि बात करो उसका सामान्य कार्यक्षेत्र, भारतीय कला की बात नहीं कर रहे, कला इन इटसेल्फ का सामान्य कार्यक्षेत्र एक अपेक्षाकृत कम सारगर्भित एवं प्रभावशाली प्रकार का है। प्रभावशाली, सारगर्भित कम है, पर अगर वो देखोगे, तो यार बड़ी अच्छी डिटेल इसने इसमें करी। उसमें आप देखोगे वाह! कितनी कला है, उसके लिए अगर आपकी आँखें नहीं हो, जैसे कि कई स्तोत्र ऐसे हैं उसमें शब्दावली इतनी बढ़िया है, उसमें इतनी बार-बार, बार-बार आप करें ये आहा! ये तो बहुत अच्छी है और जो वास्तव में अच्छी है, उसको वो इम्प्रेशन नहीं डालती। अब श्री अरविंद की सावित्री है, वो कह रहे मिनिमम मैंने इसका लेवल जो है, इसका ओवर माइंड तय किया। अब वही अब हमारे कई स्तोत्र हैं, वो तो बड़े गुदगुदा देते हैं हमको। वाह! ये तो बड़ी अच्छी है। कई शौर्य की कविताएँ हैं, पर उनका तो कोई विशेष स्रोत नहीं है। कई बिरुदावलियाँ हैं, कई ऐसी इस तरीके की जो चारण भाट ये सारे गाते हैं, पर स्रोत तो इनका एक लिमिटेड ही है, पर प्रभावशाली तो हैं, बहुत प्रभावशाली है। तो इसलिए युद्ध में जाने से पहले उनको ये सुनाते थे। तो जिसमें थोड़ी बहुत भी है उद्दीप्त होके आए भाई चलेंगे इसके अंदर, कितना प्रभावशाली। कोई नाटक आप देख के आए सत्यवादिता का जिसमें अपने आप को दे देने का, उस समय विशेष के लिए आप में रहती है बिल्कुल ऐसे ही करना तो प्रभावशाली तो है, प्रभाव है उसका, पर है कम सारगर्भित, कोई विशेष सारगर्भित है नहीं। ये तो एक समझने की बात है, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं जीवन में कोई ज़रूरी नहीं है उसमें कोई सार हो। इनफैक्ट बात उल्टी है। अगर कल्टीवेशन नहीं है, आप प्रभावित ऐसी चीज़ों से होगे और उसको आध्यात्मिकता कहने की भूल कर ये आध्यात्मिकता, ये जीवन में सच्ची चीज़ें, कितने-कितने लोग ऐसे होना चाहिए। आश्रम में आपके और बहुत सारे लोग जुड़ जाएँगे, इसमें आप एक्टिविटीज़ बढ़ा दो। सबको बुला के योग करना शुरू कर दो और योग का मतलब उनके एक्सरसाइज़ेज़ करना शुरू कर दो। क्योंकि स योग से तो उनका यही मतलब है, सच्चे योग से तो जो कर ही रहे हैं भई। माँ श्री अरविंद का जो योग है, सीरियसली यदि परस्यू करो, वो योग नहीं। आप योगा क्लासेस चलाओ, यहाँ इस तरीके के आप सर्टेन इससे लोग आपके संपर्क में आएँगे और आप ये करते हो तो हो सकता है ये प्रभावशाली प्रकार की चीज़ हो डेफ़िनिटली हाँ, अब तो ये समाज सेवा भी कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने गौशाला भी कर ली। यहाँ दूध का वितरण भी कितने-कितने लोग आप ऑर्गेनिक आप खुद कर ही रहे हो, उसको प्रोफ़ेशनली करो। बहुत लोग जुड़ जाएँगे, बहुत लोग आपके संपर्क में आ जाएँगे। फिर उससे क्योंकि यही बातें जो एक आम रेटरिक है, जो आपको मीडिया में, अखबारों के अंदर, मैगज़ीन्स के अंदर, इन्हीं की भरमार है। आप प्रभावित हो इससे बहुत गहरे रूप से। दूसरी बात बताई ही नहीं जा सकती उस कानों को, क्योंकि कभी देखी ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई चीज़ है। कम सारगर्भित, ये तो बिल्कुल भी सारगर्भित नहीं है। जिसमें थोड़ा भी विवेचन है वो कहेगा अरे ये कोई करने के काम है क्या? माँ बताएगी कि मेरे को क्या करना है। विवेकानंद जी इसमें फँसने वाले रामकृष्ण जी ने कहा पहले ब्रह्म का साक्षात्कार कर, फिर तेरी डिस्पेंसरियाँ खोलना। यूँ डिस्पेंसरीज़ आप खोल दो, बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं और यदि आप सिंसियर हो और भगवान आपकी सिंसियरिटी को सीरियसली लेता है, बंद हो जाएँगी, आप सफल नहीं होगे। यहाँ भी ये जिस विषय वस्तु को चुनती है, उसमें 3 चीज़ों का विवेचन कर सकती है, कारण तत्व या अपने निज स्वरूप में वह वस्तु। आप अगरबत्ती सामने रख रहे हो पर अगरबत्ती नहीं दिखा रहे या आप पिंजरे में से पक्षी को उड़ा रहे हो, न आप पिंजरे के लिए पिंजरा बना रहे, न पक्षी के लिए पक्षी की शेप बना रहे। कारण तत्व का विवेचन कर रहे हो, इस उसको किसी भी रूप में दे रहे हो और वो रूप भी इस तरीके का है,
जैसे ऋषियों ने सिंबल्स के अंदर दिया, और वो सिंबल्स सजीव हैं, ये नहीं कि खाली ट्रांसलेशंस हैं। पहाड़ को आप एस्पिरेशन बता देते, या पहाड़ को आप जड़ तत्व, तो जड़ तत्व कह देते, पहाड़ कहने की क्या जरूरत है? क्या इतना नहीं कहना था उनको? यार बुद्धि के लिए हम ट्रांसलेट करें इसको, वो उसके साथ और एक्चुअल में आपको फील और दूसरी चीजें उसकी रियलिटीज दे रहे हैं। कारण तत्व, तो कलाकार क्या करता है? 3 चीजों का विवेचन कर सकता है, कला कर सकती है ये 3 काम। कारण तत्व, अंतरात्मिक भाग या उसकी क्षणिक कल्पनाएं, अवस्थाएं, भाव। कारण तत्व, आप किस चीज को, व्यक्ति भी किस कारण तत्व को लेके आया है? एक एक क्षण विशेष के ऊपर माँ का भजन गा रहा है, उसके चेहरे पे क्या चीज आ गई? क्रोध का वो कोई ऐसा क्षण उसके अंदर उस समय क्षणिक कल्पनाएं, अवस्थाएं, भाव, ये सारी आ सकती हैं। या फिर स्थूल भाग, बाह्य रूप, घटना या गति, जैसा कि हमारी दृष्टि को गोचर होता है। भारतीय कला अपने आप को उच्चतर 2 विवेचनों से संबद्ध करती है। कौन सा? कारण तत्व और उसका अंतरात्मिक भाग। बाह्य स्थूल भाग से संबद्ध ही नहीं करती ये। पश्चिम है, निचले 2 भागों से अपने आप को संबंधित करता है, और अंतरात्मिक को भी बाह्य रूप जितना लिवरेज देता है उतना ही करता है। मतलब आपकी उड़ान, जितनी रस्सी जड़ तत्व आपकी ढीली छोड़ता है, उतना आपका गुब्बारा ऊपर उड़ता है। वो ऊपर नहीं जाता। और यदि गलती से वो कट के ऊपर भी चला जाता है, तो उसकी गैस जितना ऊपर तक जाने देती है, वहां उस स्फीयर तक जाके वो रुक जाता है। ये पश्चिम की ऊंची से ऊंची कला और उसका तरीका। भारतीय कला अपने आप को उच्चतर 2 विवेचनों से संबद्ध करती है, जबकि यूरोपीय निम्नतर 2 के साथ। दोनों का संयोग कला के मध्य क्षेत्र बताई दिया में होता है, परंतु प्रत्येक ही अपने साथ अपनी प्रमुख प्रवृत्ति से उत्पन्न भिन्न दर्शन एवं आचार के अभ्यास, आत्मा की प्रधान गति एवं वृत्ति लाता है। दोनों का मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए कि दोनों का कॉमन ग्राउंड है बीच वाला, कभी नहीं। एक एवरेज व्यक्ति जो आध्यात्मिक भाव से भावित है, वो, और एक दूसरा व्यक्ति जो पश्चिम की संस्कृति से अपनी टॉप मोस्ट भी दे रहा है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए इसका मूल जो भीतर की पुकार है, वो बीच वाले भाग को भी चेंज कर देगी। बीच वाला भाग जो दूसरा लेयर है भारतीय संस्कृति का, ये बिल्कुल पश्चिम की संस्कृति से बिल्कुल अलग। ये अगर क्षणिक कल्पनाएं अभिव्यक्त करेगा भारतीय कलाकार, तो इसकी क्षणिक कल्पनाएं, अवस्थाएं, भाव, पश्चिम की क्षणिक कल्पनाएं, अवस्थाएं, भाव, इससे एकदम अलग होगा। महाभारत में जैसे इन्होंने सामान्य क्षण व्यक्ति के क्या थे वो सामने लेके आए, पर ये महाकाव्य और वहां की दूसरी रचनाएं कोई तुलना थोड़ी है। तो इसलिए आत्मा की प्रधान गति एवं वृत्ति लाता है, नीचे पृथ्वी की ओर या फिर ऊपर स्वर्ग की ओर। पश्चिम क्या है? नीचे पृथ्वी की ओर, यहाँ ऊपर स्वर्ग की ओर। अतः यहाँ भी जबकि उनका एक सामान्य धरातल पर संयोग होता है, मतलब मिलन होता है, कहने के लिए, क्योंकि कला का विवेचन कर रहे हैं, कंटेंट का नहीं यहाँ श्री अरविंद, तब भी वे भिन्न एवं असामंजस्यपूर्ण रहते हैं। दोनों को मिलाया नहीं जा सकता कि चलो इन दोनों को तो एक साथ रख देते हैं एक ही थैले के अंदर या एक ही कैटेगरी के अंदर, कि बीच वाला ना। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, हमारी समय सीमा हो गई। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, पर ऐसी चीजों में प्रवेश है ये तो कभी बात ही नहीं कर रहे थे हम। ठीक है विवेक? हाँ भैया। ठीक है। और किसी की कोई बात है इसमें? ये कौन सी वाली किताब है? ये जो नटराज की मूर्ति जिसके ऊपर फोटो है, ठीक है, ठीक। और उसमें चौथा चैप्टर है भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता, ये टाइटल है, पिंक रंग की किताब है। ठीक है, ये है आपके पास? हाँ है। हाँ जय श्री ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री माँ।